Hey guys, hello everyone. कैसे हैं आप सब? I'm Dr. Khushbu and welcoming you all on my YouTube channel that is To The Point, where we discuss the topics regarding commerce and management. So here I am with a very demanding video that is GSET Commerce Paper 2 का explanation we are going to discuss today. Fine. चलिए, as I come to know that paper थोड़ा सा easy था commerce का as compared to management. Fine. चलिए, without wasting any time, we'll be starting with our first question. Let's begin. चलिए, let's begin the explanation without wasting any time. We will be discussing the question number 1. That is, Paul Sweezy, Hall and Hitch develop two different version of, है ना, इन्होंने Sweezy, Paul और Hitch ने जो मॉडल दिए that is regarding oligopoly. So answer number option number B will be the correct option here. चलिए, नेक्स्ट आपका है सप्लायर, कस्टमर एंड राइवल फर्म आर कंसिडर। सप्लायर, कस्टमर एंड राइवल फर्म ये सारे एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट हैं, है ना। अगर इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट की पार्ट की हम लोग बात करें तो आप मैनेजर्स या मैनेजमेंट हो सकता है, प्राइस पॉलिसी हो सकता है, ये सारे इंटरनल चीजें हैं जो सिर्फ एक ही बिजनेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल तो ये सारे इन्वायरमेंट यानी जितनी इंडस्ट्री में या इकोनॉमी में जितने भी बिजनेस इंडस्ट्रीज है वो सबको इफेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन हियर। डन। Question number third is saying under Marshallian utility analysis, consumers equilibrium is obtained। यानी consumer equilibrium की situation कहाँ पर होती है? Consumer equilibrium की situation होती है जहाँ पर ratio of marginal utility और price का जो ratio है वो equal हो जाता है। Fine, option number C is correct option for this particular question। चलिए, question number 4 is identify a natural obstacle to international trade। natural obstacle मतलब ट्रांसपोर्ट कोस्ट, जहां पर you can not modify this cost, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है इसको नेचुरल कोस्ट, है ना। तो ट्रांसपोर्ट कोस्ट क्या है आपकी? एक नेचुरल ऑब्स्टेकल हो सकता है that कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी बायर और एनी सेलर। डन। चलिए, कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंडियाज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रेगुलेट। इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उनको रेगुलेट कौन करता है? यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे ICAI, बट इट इज NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इज द regulator for accounting and auditing standard in India। Done. Option number D. If the shape of indifference curve is concave to origin, it represent, है ना। जब कॉन्वेक्स होता है तो वो बाहर की तरफ बेंड होता है, कॉन्केव की बात हो रही है तो कॉन्केव क्या शो करता है आपको? इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए, है ना। कॉन्केविटी इंप्लाइज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंक्रीज एज वन मूव अलोंग विद द कर्व। फाइन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक मैचिंग का क्वेश्चन है जिसमें आपको सब्स्टिट्यूट गुड और नॉर्मल गुड में भी शायद क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। यू कैन यू विल बी हैविंग अ पेपर विद यू, सो यू कैन क्लेरिफाई दिस। सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको दिए हुए, दूसरी तरफ आपको नॉर्मल गुड्स दिए हुए हैं, उनका इफेक्ट। फाइन, इसमें जो ऑप्शन है दैट इज BCAOD, है ना। BCAOD यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि सब्स्टिट्यूट, टी और कॉफी क्या है? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। इफ यू आर नॉट फाइंडिंग टी यू कैन हैव कॉफी, दोनों का काम सेम है, बोथ आर द कैफीन प्रोडक्ट। फाइन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि एक का यूज करना है तो दूसरे का यूज आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे कि कार एंड पेट्रोल। कार आपने खरीदी, ऑब्वियसली यू विल हैव टू बाय द पेट्रोल। फाइन। उसके बाद है आपका नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? नॉर्मल गुड्स में विद इनकम उसकी आप डिमांड ज्यादा करते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। और इन्फीरियर गुड्स, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे ही आप इन्फीरियर गुड्स की क्या करेंगे? डिमांड कम कर देंगे। फाइन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन हियर। Moving to next question. Under Section 135 of Companies Act 2013, eligible companies must spend dash of the average net profit from the last 3 years on CSR, है ना। CSR के लिए जो रेट है that is fixed at as 2%, है ना। 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट 3 years जो हुआ है कंपनी का, उसका 2% कंपनी को स्पेंड करना होता है ना। नीचे सेक्शन दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में ये बात कही गई है और सेक्शन इसका जो है दैट इज 135। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग हियर शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स फ्रॉम द फर्म बाय अ पार्टनर,
है ना, जो पार्टनर्स हैं वो फर्म से जो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं उसका टैक्स के हिसाब से, टैक्स पर्सपेक्टिव से उसका कौन सा सेक्शन है, या वो एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है. सो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, ऑप्शन नंबर बी. ये कंप्लीटली क्या है, ये कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है. फाइन. नेट प्रॉफिट या सॉरी शेयर ऑफ प्रॉफिट जो फर्म के पार्टनर ने रिसीव किया है फ्रॉम द फर्म, दैट इज फुली एग्जेम्प्ट. फाइन. Question number 10 is saying here, A and B go into a shop. A says to shopkeeper C, let B have the good and if he does not pay, I will pay. This is contract of guarantee. यानी कि A और B एक शॉप पर जाते हैं, शॉपकीपर आपका है C, और ए ने ये बोला है कि बी को गुड्स खरीदने दो या बी को गुड्स आप दे दो, अगर वो नहीं पे कर पाता है तो आई विल पे, यानी कि ए इज एक्टिंग एज अ गारंटर. फाइन. सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. फाइन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय विद इन ऑर्गेनाइजेशन. है ना, विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक ही एम्प्लॉय को आप क्या कर रहे हैं, इधर प्रमोट कर रहे हैं, डिमोट कर रहे हैं, किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, दैट इज कॉल्ड इंटरनल मोबिलिटी. वेरी सिंपल क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट इज द टैक्स का क्वेश्चन है. फॉलोइंग आर द इन्फॉर्मेशन फॉर हाउस प्रॉपर्टी. कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है जिसमें आपको म्युनिसिपल वैल्यू इज गिवन 4,50,000, फेयर रेंटल वैल्यू 5 लाख, स्टैंडर्ड रेट 4,80,000, एक्चुअल रेंट 4,20,000. आपको जीएवी फाइंड आउट करना है. फाइन. पूरा सम तो मैं यहाँ नहीं आपको शो कर पाई, बट द आंसर इज 4,80,000. 4,80,000 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएसटी से रिलेटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी लेविड ऑन इंपोर्ट्स. आपने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है तो उस पर क्या लगता है आपका आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. फाइन. तो इंपोर्ट्स पर क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. इन रूम्स, है ना, ब्रूम्स विक्टर थ्योरी मोटिवेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, है ना, ब्रूम्स ने जो थ्योरी दिया है एक्सपेक्टेंसी का, उसमें उन्होंने बोला है कि वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला दिया है. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी सेट्स मोटिवेशन. मोटिवेशन किसको बोलते हैं, वैलेंस और एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटालिटी, है ना, प्रोडक्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं. ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर वाइल डिसाइडिंग द प्राइस. है ना, जब आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं तो इसमें इंटरनल फैक्टर कौन सा नहीं, यानी आपको एक्सटर्नल फैक्टर पूछा है ना. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली दैट इज द इंटरनल फैक्टर. प्रॉफिट इज ऑल्सो इंटरनल फैक्टर. कैश फ्लो इज ऑल्सो इंटरनल फैक्टर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, बट द डिमांड इज एक्सटर्नल फैक्टर. फाइन. ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Question number 16 is saying organization culture is mostly affected by. Organization का जो culture होता है वो mostly top management, यानी कि the decisions of the top management are the decision that can be affect the whole organization. Fine. That is why it is called कि उनका कोई भी decision होगा वो पूरे organization को affect करेगा positively either negatively. Fine. चलिए चलो. क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग इन इंटरव्यू बेस्ड रिसर्च रिस्पॉन्स बायस रेफर्स टू. यानी कि कोई रिसर्च, जब आप इंटरव्यू बेस्ड रिसर्च आप करते हैं तब रिस्पॉन्स बायसेस कहाँ पर जनरेट होती है, क्यों जनरेट होती है, बिकॉज ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्रोवाइडिंग सोशली डिजायरेबल आंसर. यानी कि लेट सपोज आपने अपने इंटरव्यू के 10 क्वेश्चन सेट किए हैं, बट द पार्टिसिपेंट्स विल आंसर एज पर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर देयर सोशल सिनेरियो. तो वहां पर रिस्पॉन्स बायस की सिचुएशन जनरेट होगी, है ना. रिस्पॉन्स बायस यानी सोशल डिजायरेबिलिटी भी बोल सकते हैं कि टेंडेंसी टू आंसर इन अ फेवरेबल मैनर रादर देन ट्रूथफुली. आपको जैसा सही लगता है, जो आपको सोशली सही लगता है, आप उस हिसाब से आंसर करेंगे. फाइन. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट इज योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनवेरिएबली नेगेटिव बिकॉज, है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनवेरिएबली नेगेटिव क्यों होती है, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड पोस्टुलेट एन इनवर्स रिलेशन, है ना. ऑप्शन नंबर डी. यानी कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड मूव इनवर्सली गिविंग अ नेगेटिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यानी कि जैसे प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कम हो जाएगी, है ना. प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी. फाइन. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन हियर. चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19 दैट इज सेइंग इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग व्हाट डिटरमाइंस द सिलेक्शन ऑफ इंटरवल. है ना, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब आप एक पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर इंटरवल के बाद के डेटा को आप
पिक करते हैं। फाइन, लेट सपोज आपके पास जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब जो पूरा जो टोटल आपके पास जो डेटा है दैट इज 100, और उसमें से आपको पिक करने हैं 50, यानी कि जो सैंपल साइज आपने रखा है वो आपने रखा है 50 का। फाइन, तो यहाँ पर आपको ये पूछा है कि हाउ वुड यू डिसाइड द इंटरवल, तो आप इंटरवल कैसे डिसाइड करेंगे? यू विल डिवाइड द पॉपुलेशन बाय द डिजायर्ड नंबर ऑफ सैंपल, जितना सैंपल आपको चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो इंटरवल आकर आपके पास आएगा दैट विल बी 2। फाइन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन साइज को डिवाइड करेंगे डिजायर्ड सैंपल साइज से। फाइन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, उसमें से यू हैव टू फाइंड फॉल्स एंड ट्रू। फर्स्ट इज हाई डिविडेंड पे आउट में सिग्नल स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ टू इन्वेस्टर, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ पे ये बोला है कि कोई कंपनी है जो बहुत ज्यादा डिविडेंड पे करती है अपने इन्वेस्टर्स को, दैट मीन्स वो ये शो करता है कि कंपनी की फ्यूचर में ग्रोथ पक्का है या बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। इट इज नॉट श्योर एवरी टाइम, तो ये एकदम क्या है, ये एकदम फॉल्स है। फाइन, चलिए नेक्स्ट आपका है कि फर्म फेसिंग हायर फ्लोटेशन कॉस्ट प्रीफर इंटरनल फाइनेंसिंग, है ना, मतलब ऐसी फर्म जो ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करने में ज्यादा कैपिटल या ज्यादा कॉस्ट उसको इनकर हो रहा है, तो वो क्या प्रीफर करेगी, इंटरनल फाइनेंसिंग, यानी कि अपने ही घर से पैसा लगाने का ट्राई करेगी। सो ये कंप्लीटली आपका राइट ऑप्शन है। सो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट 1 इज फॉल्स, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। डन। नेक्स्ट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस गिवन है, उसमें से यू हैव टू फाइंड आउट कौन कौन से नॉन कैश है। तो यहाँ पर जो नॉन कैश है दैट इज अमोर्टाइजेशन, आपका एक नॉन कैश है, और डेप्रिसिएशन नॉन कैश है ना। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही प्रिंट नहीं हो पाया, यू कैन फाइंड आउट इसमें से 2 और 3। Option number C is correct option. Depreciation and amortization are non-cash charges, but the consultancy fee you pay in cash form, so that is the cash expenses for the organization. चलिए, question number 22 is saying Michael Porter model of structural analysis of industries in business environment explain। जो माइकल पोर्टर मॉडल है बिजनेस एनवायरनमेंट का जिन्होंने मॉडल दिया है, उसमें उन्होंने 5 फोर्सेस दिए हैं, है ना, 5 फोर्सेस ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी। तो कितने फैक्टर्स हैं, 5 फोर्सेस हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। फॉर अ पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पॉजिटिव कब होगा, जब आपका मीन बड़ा है मीडियन से और मीडियन भी बड़ा है मोड से, है ना। चलो आप इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो, अरिथमेटिक में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जहां पर आपका मीन सबसे बड़ा है दैट विल बी आपका पॉजिटिवली स्क्यूड। यहीं पर अगर आपका मोड सबसे बड़ा है तो वो आपका नेगेटिवली स्क्यूड कर्व बनेगा। फाइन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। मैचिंग का आपको दिया हुआ है, आपको सेक्शंस दिए हुए हैं, सेक्शन के हिसाब से यू हैव टू फाइंड आउट कि वो सेक्शन किस आइटम या किस किस प्रोडक्ट उससे रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ए, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 5, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन है दैट इज सी। पूरा क्वेश्चन नहीं प्रिंट कर पाई हूँ मैं यहाँ पर, सो यू कैन सी C D A B, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। आप इसमें मैच कर लीजिएगा, आपके पास यू मस्ट बी हैविंग द पेपर फॉर दैट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 इज अगेन अ मैचिंग क्वेश्चन। इसमें आपको दिया हुआ है पेटेंट, फाइन, दूसरा आपको दिया हुआ है कॉपीराइट, थर्ड इज गिवन कंपल्सरी लाइसेंसिंग, है ना, और लास्ट इज गिवन डिजाइन, है ना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बन रहा है आप इसे मैच कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन में यहाँ पर अच्छे से सेट नहीं कर पाई हूँ, सो यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन आपका आंसर बन रहा है दैट इज ए, D C A और B। फाइन, चलिए
Question number 26 is saying consumer passing company content to others online is called, यानी कि consumer जो कंपनी के कंटेंट है ना, जैसे ऑडियो वीडियो एडिटर एनीथिंग दे आर पासिंग अदर थ्रू ऑनलाइन इज कॉल्ड वायरल मार्केटिंग. Fine. Option number B is correct option. चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 इज सेइंग व्हेन एन एम्प्लॉय इज रेटेड बाय हिज सुपीरियर पीयर एंड सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड 360 डिग्री अप्रेजल. है ना, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड और एकदम सीधा क्वेश्चन है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 इज सेइंग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन इकोनॉमिक अराइज बिकॉज ऑफ. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज स्कार्स में है, रिसोर्सेज की कमी है ना. स्कार्स रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूज, यानी कि आपके पास रिसोर्सेज तो कम है और वो कम रिसोर्स के भी मल्टीपल यूजेज आर देयर. सो there is a problem of choice arise in economics. Fine. चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाएंगे. द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम डू नॉट इन्फ्लुएंस द एवरेज फॉर. है ना, मतलब ऐसा कौन सा एवरेज जिसका जो एक्सट्रीम वैल्यू से, यानी आप उसकी जो एक्सट्रीम साइड्स आप कितने भी बढ़ा दो बट वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो वो मीडियन में होता है, क्योंकि हम उसमें जो मिडल वैल्यू है हम वही लेते हैं. फाइन, दैट्स व्हाई इट डज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 इज सेइंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर AI 25-26 दैट इज फिक्स्ड एज 10%. है ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है आपका? 10%. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन. CDSL was founded in the year. CDSL कब फाउंड हुआ? आपका 1999 में. अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. चलिए, मैचिंग क्वेश्चन है. इंक्रीज इन टैक्सेस आपको दिया हुआ है पहला फैक्टर, दूसरा आपको दिया हुआ है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा आपको दिया हुआ है क्वांटिटेटिव सॉरी मोरल सुएशन, और चौथा आपको यहाँ पर दिया हुआ है डेफिसिट फाइनेंसिंग. मैचिंग का क्वेश्चन है. फाइन, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? क्वालिटेटिव मेजर है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर बी. चलिए, नेक्स्ट आपका है 33. डैश इज द जॉब ऑफ एस्टिमेटिंग द टोटल फाइनेंशियल वर्थ ऑफ अ ब्रांड. है ना, आपको पूरे ब्रांड की वर्थ, फाइनेंशियल वर्थ फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे करेंगे? ब्रांड वैल्यूएशन के थ्रू. ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Next is your a trademark registration is valid for how many years from the date of registration? Trademark only for 10 years. उसके बाद आपको you will have to get it renewed. चलिए, 35 is saying coins in India issued by. coin कौन issue करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बहुत सारे बच्चों ने RBI लिखा होगा, बट RBI जस्ट नोट को प्रिंट कर सकती है, नोट को इश्यू कर सकती है, बट द coins will be issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आउट ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज विच वन इज नॉट पॉसिबल इन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी में कौन सी पॉसिबल नहीं है ना, तो प्रोबेबिलिटी में जो पॉसिबल नहीं है दैट इज माइनस. माइनस हो ही नहीं सकता. फाइन, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. चलिए, arrange in the sequence, and 37th question is saying arrange in sequence steps for the hedging currency risk through a forward contract. Determine exposure amount, agreed on maturity date, fix forward rate, enter contract with bank, करेक्ट सीक्वेंस विल बी. यानी कि यहाँ पर नंबरिंग करना रह गया है ना. आपको ये दिया हुआ, ये आपका फर्स्ट है स्टेप, दूसरा आपको ये दिया हुआ है, तीसरा आपको दिया हुआ है ये वाला, और चौथा आपको दिया हुआ है ये वाला ऑप्शन. फाइन, अब आपको पूछा है इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है. सो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? पहला इसके अंदर हो जाएगा मैच्योरिटी डेट. आप एग्री करेंगे उस मैच्योरिटी डेट के लिए, क्योंकि फॉरवर्ड की बात हो रही है, सो यू विल एग्री फर्स्ट द मैच्योरिटी डेट. उसके बाद आप क्या करेंगे? एंटर कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक. उस बैंक के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंड देन फिक्स द फॉरवर्ड डेट. आप डिसाइड करेंगे फॉरवर्ड डेट ऑन विच दैट करेंसी शुड बी क्या आपको चेंज करनी है. और लास्ट है आपका डिटरमाइन द एक्सपोजर अमाउंट. कितना एक्सपोजर आपने या कितना अमाउंट आपने हेज किया है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर.
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इनकम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस कंपनी डिफर्स फ्रॉम नॉन फाइनेंस ड्यू टू, है ना। इनकम स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल कंपनी का अलग होता है एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी से, जस्ट बिकॉज ऑफ रेवेन्यू सोर्सेज, है ना। रेवेन्यू सोर्सेज दोनों के अलग होते हैं, दैट इज वाई जो उनका इनकम स्टेटमेंट है वो भी आपको अलग शो होगा। फाइन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ट्रिप्स एंड ट्रिम्स आर मेजर एसोसिएटेड विथ, है ना। ट्रिप्स और ट्रिम्स किसके दो आप बोल सकते हो ट्विन्स है, डब्ल्यूटीओ के। फाइन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, है ना। कौन सी एग्रीकल्चरल इनकम की एग्जाम्पल नहीं है? तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ड्राइड टबाको ये तो है। फाइन, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड सेलिंग पेडी व्हीट एंड फ्लावर्स ये भी एग्रीकल्चर है ना। पोल्ट्री फार्मिंग ये नहीं है। ग्रोइंग ऑफ टी लीव्स ये अगेन आपका एग्रीकल्चर है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट 41 नंबर के क्वेश्चन है अगेन द क्वेश्चन ऑफ मैचिंग मैच इंस्टीट्यूशन विद इट्स फंक्शन। देखो क्वेश्चन में पूरा यहाँ पर नहीं टाइप हो पाया है, आई थिंक देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक। नाबार्ड, इरडा, सेबी और आईडीबीआई आपको ये चार इंस्टीट्यूशन दिए हुए हैं, उनके उनके फंक्शन के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, यू कैन चेक इट आउट। जो नाबार्ड है, नाबार्ड का काम होता है फाइनेंसिंग द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। फाइन, इरडा, इरडा इज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस या रेगुलेट करता है इंश्योरेंस एक्टिविटी को। सेबी प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर को, और आईडीबीआई जो है वो आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस से रिलेटेड है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम, है ना। एडवर्टाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है वो रोम से आया है। फाइन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 43 is saying what is the punishment for hacking of computers? कंप्यूटर को हैक कर जो हैकिंग होती है कंप्यूटर्स की उसके लिए क्या है पनिशमेंट? द पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन अप टू 5 लाख, यानी कि या तो 3 साल की जेल या फिर 5 लाख का जुर्माना। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन ऑर्डर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो स्टेज है आपको उसे करेक्ट सीक्वेंस में रखना है। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज, है ना। इसका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन, ये है आपका ग्रोथ, ये है आपका मैच्योरिटी, और यहाँ पर आकर ये हो जाएगा आपका डिक्लाइनिंग। फाइन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। Moving to next question, if INR or USD changes from 83.50 to 82, what has happened? है ना, यानी कि ये जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हो गई तो क्या होगा, जो इंडियन रुपीज है वो क्या हो जाएगा, अप्रिशिएटेड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय, म्यूचुअल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है, सेबी है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सबको पता है। फाइन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47। इफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 1, देन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, इट कैन वेरी फ्रॉम 1 to -1, यानी +1 to -1 के बीच में इट कैन वेरी। फाइन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है आपका शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व स्टेटमेंट। आपको शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व दिए हुए हैं, आपको उन्हें मैच करना। अगेन ये मैचिंग का क्वेश्चन है, आई थिंक थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छे से टाइप नहीं हो पाया है, सो प्लीज अपना पेपर साथ में रखिएगा, यू कैन चेक इट आउट। व्हेन एसी इज फॉलिंग, तो आपको जैसे कि ये जो है ये आपको फर्स्ट दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ये आपको गिवन है ऑप्शन नंबर सी, एंड ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व इसमें से कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ए बी और सी, यानी कि आप देख लो ए बी और डी। तो एमसी कट्स एसी व्हेन एसी, ये बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पर एसिड्स डिक्लाइनिंग होता है, तो आपका जो सी है वो यहाँ नहीं आएगा। सो ऑप्शन आपका ए बी और डी, ए बी और डी आपका आ रहा है सी में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आपका है पीरियड, पीरियड कोस्ट किसको बोलते हैं हम लोग, पीरियड कोस्ट का मतलब होता है फिक्स कोस्ट, यानी पीरियड कोस्ट वो कोस्ट जिनका आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, आप प्रोडक्शन करें चाहे आप ना करें, बट पीरियोडिक कोस्ट आपको लगने ही वाली है। सो दीज आर द फिक्स कोस्ट, राइट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए मैच द फॉलोइंग, यानी कि मैच करने का है इसमें, बट यहाँ पर ना ये आंसर ही हो गया है, ये आंसर ही हो गया है, सो दैट इज वाई, है ना। इसमें अब जो आपका है ऑप्शन नंबर ए,
ये मैच किया हुआ ही है, मतलब ये आंसर ही है, सो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पेपर अपने साथ रखिएगा। अपोलो क्या है? हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज या हॉस्पिटल चेन, रेमंड टेक्सटाइल, अमूल डेयरी प्रोडक्ट्स, फाइन, और सोनी आपका है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। चलिए नेक्स्ट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 51, हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स ऑफ 4% इज पेएबल ऑन, है ना? जो सेल्स है वो किस पर लगता है? इनकम टैक्सेबल और सरचार्ज के ऊपर या सरचार्ज लगाने के बाद। सो ऑप्शन नंबर टी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 52 is saying when consumers share a strong need that cannot be satisfied by an existing product is called as latent demand, यानी कि जो कंज्यूमर आपसे मांग रहा है आपका प्रोडक्ट, वो उस कंज्यूमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, दैट इज लेटेंट डिमांड। फाइन। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर आ जाएंगे। मिनिमम नंबर ऑफ डिजाइनेटेड पार्टनर रिक्वायर्ड इन एलएलपी, है ना? मिनिमम, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 पार्टनर्स, दे विल बी रिक्वायरिंग 2 पार्टनर्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 इज विच वन इज नॉट अ ट्रेनिंग मेथड, है ना? अंडर स्टडी इज ट्रेनिंग मेथड, वर्कशॉप इज ट्रेनिंग मेथड, रोल प्ले, बट रिक्रूटमेंट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मेथड का पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज ऑल्सो नोन एज, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मार्जिनल इनकम भी उससे बोल सकते हैं। फाइन। सो ऑप्शन नंबर सी। सी कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? एस माइनस वी, यानी एक तरह से प्रॉफिट ही है, इनकम ही है, बट ये ग्रोस इनकम आप बोल सकते हो। फाइन। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है मार्जिनल इनकम। चलो विच इज नॉट एन आइटम ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का आइटम कौन सा नहीं है, है ना? तो इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, ये इसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट इन एफसीसीबी, ये आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। जीडीआर भी है ना? और उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ एफआईआई, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सारे क्या हैं? ये सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के पार्ट है, बट इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 57, विच सेट हैज मिनिमम वेरिएशन, है ना? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया है। क्वेश्चन नंबर 56, लेट मी जस्ट चेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 है ना? क्वेश्चन नंबर 57 में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गिवन बिलो द 4 सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 4 सेट डेटा सेट आपको गिवन है। विच सेट हैज मिनिमम वेरिएशन, यानी कि जिसमें सबसे कम वेरिएशन है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है दैट इज 4, है ना? ये क्वेश्चन आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूरी तरह से प्रिंट नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 58 इज सेइंग आरआरबी रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1975। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आरआरबी कब सेटअप हुए थे? 1975 के अंदर रीजनल रूरल बैंक। नेक्स्ट इज 59 क्वेश्चन है, इन सिक्योरिटाइजेशन डील विच एंटिटी इश्यू सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर, है ना? तो कौन सी अथॉरिटी है जो इशू करेगी? एसपीवी, है ना? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 is saying an isoquant with infinite efficient techniques would imply, है ना? आइसोकोंट का मतलब क्या हो गया? लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग। आइसोकोंट का मतलब क्या हो गया? लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि इस तरह से। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, which of these is least likely to be included in the incremental cash flow for the capital budgeting, है ना? कैपिटल बजटिंग में हम sunk cost को इंक्लूड नहीं करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। 62 is saying here the Mann Whitney U test is a non-parametric alternative to the इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, है ना? मैन विटनी यू टेस्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जब आपका इंडिपेंडेंट सैंपल है और आप टी टेस्ट लगा रहे हैं। फाइन। चलिए हु डेवलप्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, है ना? लेव और श्वार्ट्ज। सो ऑप्शन नंबर डी, है ना? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग। चलिए 64 इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मोटिवेट कंपनीज टू अंडरटेक सीएसआर एक्टिविटी, है ना? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंपनीज को मोटिवेट करती है सीएसआर एक्टिविटीज के लिए?
सो कंपनीज क्यों करती है? टू इनहांस और टू एनरिच द ब्रांड रेपुटेशन इन द मार्केट. सो ऑप्शन नंबर बी. 65. Question number 65 is saying the need hierarchy theory was propounded by. Very simple. Need hierarchy theory was given by Abraham Maslow. Option number C is correct option. Deposits under FCNR scheme can be accepted for minimum period of 1 year. कम से कम 1 साल के लिए डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकता है. चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67. अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट टैक्स, है ना, एमएम अप्रोच की ये इररिलेवेंट थ्योरी है ना. तो इररिलेवेंट का मतलब क्या हुआ? हैज नो इफेक्ट ऑन फॉर्म्स वैल्यू, जो फॉर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी. एमएम अप्रोच इज इररिलेवेंट थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाएंगे कि व्हेन अ सेलर सेट्स द इनिशियल प्राइस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एट अ हायर लेवल इज कॉल्ड स्कीमिंग प्राइस. स्कीमिंग प्राइस यानी कि स्कीम द क्रीम एट द फर्स्ट. जब प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं तब हायर प्राइस आप सेट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल एप्पल आईफोन. क्वेश्चन नंबर 69 इज सेइंग द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, है ना, कौन है? शक्तिकांत दास. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन हियर. People and material should be in the right place at the right time is called order, है ना. ये कहाँ से लिया गया है? फ्यूल्स का जो ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इज कॉल्ड ऑर्डर. चलिए द डॉक्ट्राइन ऑफ caveat emptor came into force. ये कब आया? caveat emptor, make the buyer be aware, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द डॉक्ट्राइन ऑफ caveat emptor क्या बोलता है कि buyer should be aware at the time of buying the product, है ना. You must specify all your requirement when you are going to buy some product in the market. Fine. So इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ caveat emptor. क्वेश्चन नंबर 72 इज सेइंग मैच द सेगमेंटेशन. अगेन द मैचिंग कॉन्सेप्ट है. आपको जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, है ना, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल 4 आपको दिए हैं और इसके ये क्वेश्चन शायद ये इनकम्प्लीट है ना. अगेन दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ IC. ये आपका है इनकम्प्लीट क्वेश्चन. आप एक बार पेपर में चेक कर लीजिएगा. आंसर इज A. डन. चलिए क्वेश्चन नंबर 73 इज सेइंग कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ नॉन रिलेटिव इज एग्जेम्प्टेड अप टू 50,000. किसी नॉन रिलेटिव आपके रिलेटिव ने आपको कैश गिफ्ट दिया है ऑफ रुपीज 50,000. वहां 50,000 तक टैक्स फ्री है, उसके बाद यू विल हैव टू पे टैक्स. चलिए क्वेश्चन नंबर 74 इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिक्रीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अज्यूमिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, है ना. सो ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन डेप्ट रेशियो व्हेन कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम है किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से. फाइन. डेप्ट रेशियो कब बढ़ता है? जब आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम है किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से. फाइन. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन. 75 is saying the residual in a regression model is defined as, है ना, residual in a regression model is defined as C, the difference between observed and predicted values of dependent variable. Option number C. Debenture is called a senior security. Debenture is called a senior security. चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, 77 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, है ना. प्लानिंग की कौन सा एलिमेंट प्लानिंग का नहीं है? पॉलिसी, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन एंड प्रोसीजर. सो ऑप्शन नंबर सी इंफॉर्मेशन ये एक इनपुट है, इट इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग. फाइन. चलिए 78 क्वेश्चन है आपका कंसेंट. कंसेंट का मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, उसे बोलते हैं कंसेंट, है ना. कॉन्ट्रैक्ट एक जो आपका है वहां से ये वर्ड लिया गया है. कंसेंट का मतलब क्या होता है? जब 2 पर्सन सेम चीज पर सेम सेंस में उनके उस काम को करने के लिए तैयार है एक सेम पॉइंट ऑफ व्यू पर, इट इज कॉल्ड कंसेंट. Question number 79 is saying match balance of payment term. ये बेसिक यहाँ पर मैचिंग का कौन है. कुछ बीओपी टर्म्स आपको गिवन है, आपको क्या करना है? आपको मैच करना है. तो बेसिक बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड अकाउंटिंग बैलेंस. अगेन दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, है ना. इनकम्प्लीट टाइप हुआ है
only. Question is not incomplete. Answer is ekdam correct. So option number A is correct option for this particular question. C, D, A, B. Fine. चलिए, question number 80 is saying in current asset most ideal asset is, most ideal current asset मतलब cash that can be used immediately. चलिए, question number 81 is saying in monopoly price is higher and output is smaller than the perfect competition because monopolistic face a downward sloping average revenue curve. Monopolist क्या फेस करते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज रेवेन्यू कर्व. फाइन. चलिए, 82 में आपका है विच सिनेरियो जस्टिफाइज सेल एंड लीज बैक एज अ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी. है ना, कब आपके लिए ज्यादा सुटेबल या आपके डिसीजन को ज्यादा जस्टिफाई करेगा आपका जो डिसीजन है रिगार्डिंग सेल और लीज बैक का, कि व्हेन कंपनी वांट्स लिक्विडिटी एंड यूज द असेट एट द सेम टाइम. दोनों चीजें, यानी कि असेट को यूज भी करना चाहते हैं और कंपनी को लिक्विडिटी भी चाहिए, तब ये जो ऑप्शन है दैट विल बी द परफेक्ट ऑप्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग. क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? जो पॉपुलेशन है वो विद इन हेट्रोजीनियस है बट बिटवीन कैसी है? होमोजीनियस. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन. चलिए, नेक्स्ट आपका है एक्चुअली है ना ये, हाँ, क्वेश्चन नंबर 84. ये यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट गेट कंफ्यूज. सिबिल डिनोट्स, है ना, आपको पूछा है सिबिल की फुल फॉर्म. तो सिबिल स्टैंड्स फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड. क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर. क्वेश्चन नंबर 85 is saying 4 P's of marketing. बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन. प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस. ऑप्शन नंबर बी. प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस. 4 P's of marketing. चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 is saying इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाय. इनकम टैक्स कौन इम्पोज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. Moving to next question, that is question number 87. The concept of factor abundance was developed by. ये कॉन्सेप्ट दिया था आपके हीकर ओवलिन मॉडल ऑफ कॉम्पिटिटिव ट्रेड थ्योरीज. उन्होंने बोला था कि पर्टिकुलर कंट्री को वही प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उस कंट्री में अबंडेंस में अवेलेबल है, बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है. फाइन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जहां पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है दो सेट के बीच में, है ना. यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये 18 है, ये मिसप्रिंट हुआ है ना. यहाँ पर 18 है, इसका जो ऑप्शन है दैट इज ए ऑप्शन राइट है. 18%, इट इज नॉट 16%, इट इज 18%, है ना. चलो, चलिए. Which one allows customer to transfer funds from their account to retail establishment, है ना. POS. POS stand for point of sale terminals. POS allow करता है, क्या करता है? कस्टमर्स को अपने फंड्स को रिटेल एस्टेब्लिशमेंट में ट्रांसफर करने का. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन. बैलेंस इन 19 क्वेश्चन है आपका. बैलेंस इन करंट अकाउंट इज क्लासिफाइड एज डीडी, डिमांड डिपॉजिट. करंट अकाउंट में जो बैलेंस है उसे क्या कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? एज अ डीडी. Question number 91 is saying here the principal Esprit de Crop was enunciated by Henry Fayol, है ना. ये एक प्रिंसिपल है स्पिरिट दे क्रॉप्स. ये एक प्रिंसिपल है जो दिया था आपके हेनरी फ्योल ने. क्वेश्चन नंबर 92 इज सेइंग पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटेजी मींस लो प्राइस एट इंट्रोडक्शन, है ना. यानी कि जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तब आप बिल्कुल मिनिमम प्राइस सेट करेंगे मार्केट के अंदर. फॉर एग्जांपल जियो. Question number 93 is saying which of the following is not an essential feature of a valid promissory note? It must be signed by maker, a fixed stamp, must be in writing और must be registered. इसमें से कौन सा, ये जो चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में से कौन सा असेंशियल फीचर नहीं है, है ना. सो जो असेंशियल फीचर नहीं है वो है आपका ओनली 4. यानी कि इट मस्ट बी साइन होना चाहिए मेकर के थ्रू, है ना. स्टैम्प्ड होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, बट ये रजिस्टर्ड हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. फाइन. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन. चलिए, 94 में आपका है स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस सैलरी इज रेस्ट्रिक्टेड टू 50%. इसकी जो लिमिट है दैट इज 50%.
चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर का जो क्वेश्चन है अगेन टैक्स से रिलेटेड मिस्टर कृष्णा ट्रेस्ड अ मिसिंग पर्सन एंड वाज अवॉर्डेड 1 lakh विद नो एग्रीमेंट सच सम इज ट्रीटेड एज कैजुअल इनकम एंड फुली टैक्सेबल है ना ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृष्णा ने क्या किया है एक मिसिंग पर्सन है जिसको 1 लाख रुपए का क्या मिला है प्राइज मिला है बट देयर इज नो एग्रीमेंट लाइक दैट तो ये पूरा जो इनकम है उसे कैजुअल इनकम मानेंगे और ये फुल्ली टैक्सेबल होगा फाइन 96 नंबर का क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑब्जेक्टिव इंक्लूड है ना कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है तो लीगल सेंसेशन टू ई कॉमर्स ये है फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑब्वियसली है अमेंडेड आईपीसी एंड एविडेंस एक्ट ये भी उसका एक पार्ट है और पनिश साइबर क्राइम यानी ऑल दीज 4 ऑप्शंस आर राइट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन हियर Question number 97 is saying which of the following character does not come under ट्रेड थ्योरी है ना तो ट्रेड थ्योरी में क्या आएगा आपका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर आएगा इंटेलिजेंस आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा बट डिपेंडेंस नहीं आएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 98 इज सेइंग मेज आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पेबैक एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स डेफिनेशन ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं है ना अगेन दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट printed है ना क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग आंसर इज नॉट रॉन्ग बट द क्वेश्चन इज जो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ पर आपको चारों फैक्टर दिए हैं बट इनकी डेफिनेशन यहाँ पर इंक्लूड करना रह गया है फाइन क्वेश्चन में क्या बोला है आपको ये चारों फैक्टर दिए हुए हैं और इनकी डेफिनेशन आपको सामने गिवन है आपको मैच करना है तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पेबैक पीरियड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इनकी डेफिनेशन गिवन है यू हैव टू फाइंड इट आउट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन हियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड आपको एस्टेब्लिशमेंट पूछा है दैट इज व्हाई 1963 अगर आपको कम इनटू फोर्स पूछा होता तो 1964 सो यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन इज डी है ना यू हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन डी यानी कि आपको एस्टेब्लिशमेंट पूछा है कैम इनटू फोर्स होता तो 64 होता चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100 मैचिंग क्वेश्चन है फाइनेंस कोस्ट टेंजिबल असेट इंटेंजिबल असेट और नॉन फाइनेंस कोस्ट आपको इसे क्या करना है यू हैव टू इसे आपको मैच करना है फाइनेंशियल कोस्ट कौन सी है इंटरेस्ट कोस्ट टेंजिबल असेट कौन सी है बिल्डिंग इंटेंजिबल कौन सी है कॉपीराइट्स नॉन फाइनेंशियल कौन सी है डेप्रिसिएशन तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन हियर फाइन चलिए Chaliye, we have completed the 100 question. This was all about today's session. Please let me know in the comment section how much you are scoring for this paper. Fine. Hope you like the video and please share, subscribe and be with my channel tuned up. We will be discussing more topics regarding commerce and management. Thank you so much. Bye bye.